प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तूफान मोंथा से तेलंगाना में 4,48,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 6 माह की मेहनत पल भर में पानी पानी हो गई, रियासत के किसान बेहाल। तूफान मोंथा से मुतासर इलाकों का रेवंत रेड्डी ने किया फिजाई सर्वे, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन, कहा मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है हुकूमत। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में शामिल, राजभवन में मुख्तसर सी तकरीर में आज लिया हलफ। रियासत में फर्जी इनकाउंटर्स के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार, आलेर की तरह रियाद के मामले को क्यों नहीं उठाया गया, समाजी कारकुन सारा मैथ्यूज का सवाल, CBI तहकीकात का किया मुतालबा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी, 25 फरवरी से 18 मार्च तक होंगे इम्तिहानात। टोली चौकी ऑटो ड्राइवर के कत्ल के मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस ने नशे में बाहमी तकरार के बाद हमले को बताया कत्ल का अहम सबब। हुकूमत तारीख बदलकर सच नहीं छुपा सकती, RSS पर दोबारा पाबंदी लगनी चाहिए, निसाब में तब्दीली पर खड़गे की शदीद तनकीद। हम कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने वाली सरगर्मियों को फरोग देंगे, गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं में पैदाइश की तकरीब से मोदी का खिताब। और NDA के मंशूर पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, कागजी वादे और जमहूरियत से फरार की कोशिश किया करार। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तूफान मोंथा से रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त तबाही मचा दी है और इस तूफान के नतीजे में 4,48,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई है, जबकि रियासत के 12 अजला के 179 मंडलों में इस तूफान ने तबाही मचा दी है। 6 महीने की मेहनत के बाद तैयार फसलों और खड़ी फसलों की तबाही से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि रातों रात इस तूफान ने उन्हें तबाह कर दिया है। किसानों का कहना है कि धान की फसल कटाई के बाद कुछ खेतों में, कुछ खुले मैदानों में और कुछ गोदामों में रखी गई थी, मगर इस तूफान ने सारे गोदाम तबाह कर दिए और सारी फसल पानी में बह गई। और वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंथा से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए हुस्नाबाद असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। रियासती वजीर पुन प्रभाकर के हमरा वो इस फिजाई सर्वे में शामिल थे। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बाद हनमकुंडा और वरंगल अदला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी मुआयना करने वाले हैं। हनमकुंडा जिले रंगमपेट, सुमैया नगर, पुतिन नगर और दीगर मकामात पर वो ज़मीनी सतह पर भी दौरा करेंगे ताकि अवामी मुश्किलात का जायजा ले सके। फिजाई सर्वे के दौरान रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहें। रियासती वजीर पुन प्रभाकर ने भी हुस्नाबाद और सिद्दीपेट व दीगर इलाकों का दौरा किया और इलाके में तूफान के बाइस फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि जिलेवारी सतह पर फसलों की तबाही और नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा और उसके बाद इमदाद का ऐलान किया जाएगा। उनका कहना था कि इस मुश्किल वक्त में रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। और वहीं हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज जुमे को तेलंगाना काबीना में वजीर के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा एक बावक़ार तकरीब में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, स्पीकर गदम प्रसाद, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ समेत कई अहम रहनुमा शरीक थे। अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असद भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में TPCC का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। रियासती काबीना ने रवां साल अगस्त में अजहरुद्दीन को गवर्नर के कोटे से कानून साज कौंसिल का रुकन नामजद करने का फैसला किया था।
62 साल अजहरुद्दीन फिलहाल TPCC के वर्किंग सदर और सियासी उमूर की कमेटी के रुकन है। उन्हें 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से कबल काबीना में शामिल किया गया है। साबिक कप्तान 2023 के असेंबली इंतखाबात में अपने हल्के से शिकस्त खा गए थे। पार्टी ने बाद में उन्हें काबीना में शामिल करने का वादा पूरा किया, जिसके बाद वो रेवंत रेड्डी की काबीना के पहले मुस्लिम वजीर बन गए। I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना रियासत के वजीर के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर वजीर अजहरुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़ानदान के अफराद, पार्टी के अहम रहनुमाओं और अपने करीबी लोगों के सामने वजीर के तौर पर हलफ लेना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये मौका देने पर वो ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का शुक्रगुजार हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, प्रेसिडेंट गोपाल साहब, मीनाक्षी मैडम और हमारे कुछ चाहिए थे चीफ मिनिस्टर रेड्डी साहब और महेश गौड़ साहब और जितने भी कैबिनेट के लोग हैं। और मैं जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा था, मुरादाबाद से भी लड़ा था और सवाई माधोपुर से भी लड़ा था, जुबली हिल्स से भी लड़ा था। उन लोग का जो प्यार और मोहब्बत, जो उन लोग ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दुआओं के वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर बार साथ रहेंगे और इंशाल्लाह और आज बहुत खुश हूँ मुझे ये इजाज़त मिला है और मैं इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से पूरा अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन प्रॉडन और नीचे के तब काम करूंगा और ईमानदारी से काम। सर, ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म को कैसा देखते हैं आप? आपके मिनिस्ट्री को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिज्म रहा है। देखिए, मैं अभी से क्रिटिसिज्म नहीं फेस कर रहा हूँ। मैं जब से खेलना स्टार्ट किया, जब से क्रिटिसिज्म मैं फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, साथ में काम करना है। उन लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना है, वो क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो उनको भी ज्यादा और पब्लिसिटी मिलेगी। तो मैं जहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं, मुझे ये कहना चाहूंगा। निजामाबाद में शेख रियाद के इनकाउंटर केस के अलावा रियासत में फर्जी इनकाउंटर के बढ़ते वाक़यात और अक़लियतों को हरासा करने के बढ़ते वाक़यात के पस मंज़र में कंसर्न्ड सिटीजन्स फोरम ने बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। समाजी कारकुन खालिदा परवीन, सारा मैथ्यूज़ और सैयद माजिद शुतारी के अलावा समीर अली शेख, सिकंदर, मोहम्मद ताज, सैयद फिरासत हुसैन और फरहीन फातिमा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत में अक़लियतों पर बढ़ते मदालिम व फर्जी इनकाउंटर्स और हालात पर काबू पाने में वजारत दाखिला की नाकामी पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि इंसाफ के अहद का रियासत को पाबंद होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने सिविल सोसाइटी के अरकान से बातचीत करते हुए शेख रियाज के इनकाउंटर, उनके अरकान खाना को पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने के अलावा पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए सिविल सोसाइटी के अरकान से रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। पहले एक CBI इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली निज़ामाबाद पुलिस जो है बहुत करप्ट है, इनएफिशिएंट है और उन लोग कुछ कवर अप, ये पूरा कवर अप है। क्योंकि वो 4th फ्लोर पे हॉस्पिटल में जहाँ एनकाउंटर, सो कॉल एनकाउंटर हुआ, मैं खुद गई थी वहाँ पे। ओके, पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, और वो देन 4th फ्लोर को वेकेट करे, कोई भी नहीं था 4th फ्लोर पे, और जहाँ रखा गया वो पूरे आयरन ग्रिल्स था वहाँ पे। हम लोग सब देखे। सो हम लोग जो पूछ रहे CBI इंक्वायरी होना, एक SIT। असल में प्रमोद का डेथ हुआ, कोई उसको मर्डर करे, लेकिन प्रमोद को रियाज ने मर्डर किया, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं है।
हथियार बरामद नहीं हुआ। वो गाड़ी जिसमें बैठ के लोग गए थे, वो गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़रूर उसका कोई मर्डर किए और कौन किए बाहर आना है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी। एक गैंगस्टर जो अंडर जेल में है, जो अंदर पनिशमेंट है, उसको जो सज़ा भुगत रहा है, उसका फ़ोटो और फिर वहाँ के कमिश्नर का फ़ोटो लगा के पूरी पुलिस के प्रेजेंस में और लोकल लोग थे, उन लोग पटाखे जलाते हुए दे लोग सेलिब्रेट किए। क्या उन लोग एक्चुअली सेलिब्रेट क्या किए? एक मुसलमान का मर्डर सेलिब्रेट करे और कुछ नहीं करे। एक गैंगस्टर को लगाए और किसी का नहीं, लॉरेंस बिश्नोई किधर है? कोई रिलेशन है? साउथ इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है उसको हीरो बना रहे। तो ये किधर जा रहा है? ये किस तरीके की आइडियोलॉजी चल रही? इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि इसमें सीबीआई हर मामले में तहकीकात करे। हम लोग तो अवेलेबल है कि इसके सारे डिटेल्स, हम लोग फ़ोटोज़ कलेक्ट करें, हम लोग हर चीज़ आगा के लोकेशन। जिस तरीके के रुदात हमारे सामने आए उससे ज़ाहिर यही होता है कि आज भी जो है जो इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, हुसूल इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनका क़ानून पर यकीन है। शेख रियाज का जो इनकाउंटर है, ये शेख रियाज के इनकाउंटर से माजी में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे वो फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन का हो या फिर आलेर इनकाउंटर हो, ये तमाम इनकाउंटर्स की याद ताज़ा हो गई है। तो देखना ये है कि ये किस तरीके के इल्ज़ाम, जिस तरह के इल्ज़ाम जो सिविल सोसाइटी की जानिब से लगाए गए हैं, ये शेख रियाज के निज़ामाबाद इनकाउंटर पर वो क्या हकीकत है और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। और सिविल सोसाइटी जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है तो क्या सिविल सोसाइटी शेख रियाज की फैमिली को इंसाफ दिलाने में कामयाब होती है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमे इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक़िद किए जाएंगे। इम्तिहानात के तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ का इम्तिहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 24 जनवरी को उन्हीं औकात में मुनक़िद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपने इम्तिहानी मराकिज़ और तारीखों की पूरी जांच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन ना हो। टोली चौकी डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता रोज़ हुए ऑटो ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करने की तस्दीक की है। गिरफ्तार शख्स खालिद को मीडिया के रूबरू पेश किया गया। टोली चौकी पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे के बाद खालिद और ऑटो ड्राइवर मुजम्मिल के माबैन नशे की हालत में झगड़ा हुआ और फिर यह इंतहाई हरकत की गई। पुलिस मामले की तफसील से जांच में मसरूफ है। अय्यूब अने ऑटो ड्राइवर अने व्यक्ति హత్యకి గురయ్యాడని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్లీ మా ఇన్స్పెక్టర్ టోలిచౌకి రమేష్ నాయక్ గారు, తర్వాత డిఐ బాలరాజు, తర్వాత వాళ్ళు బృందము అందరూ రంగంలో దిగారు. రంగంలో దిగిన తర్వాత ఒక కేసు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే మృతుడు మొహమ్మద్ మొజంబిక్ ఎలియాస్ అయ్యూబ్ ఉన్నాడో వాళ్ళ తమ్ముడు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మీద మేము హత్య కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత దర్యాప్తులో భాగంగా మాకు నిన్న ఈవినింగ్ తెలిసింది ఏమంటే ఒక మొహమ్మద్ ఖాలిద్ ఇషాక్ ఎలియాస్ ఖాలిద్ అనే వ్యక్తి హత్య చేశాడు అని మాకు తెలిసింది. ఈ హత్యకు కారణం ఏమంటే ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్స్ గత కొంతకాలంలో ఇద్దరు స్నేహితులుగా ఉంటారు.
నిన్న చిన్న సెల్ ఫోన్ విషయంలో ఇద్దరు గొడవపడి నైలాన్ ఘాట్తో ఆయనకి గొంతులో బిగించి హత్య చేస్తాడు. నిన్న ఈరోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ దర్యాప్తులో భాగంగా ఖాలిద్ని ఓయో హోటల్ హకీంపేట్ దగ్గర ఆధీనంలో తీసుకోవడం జరిగింది. కన్ఫెషన్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్ తర్వాత ఆటో रिक्शा। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो निसाब में तब्दीली करके सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि सच्चाई को तब्दील या छुपाया नहीं जा सकता। कांग्रेस सदर ने आरएसएस को एक खतरनाक तंजीम करार देते हुए कहा है कि सरदार पटेल के मुताबिक उस तंजीम ने जो माहौल पैदा किया वो गांधी जी के कत्ल का बाइस बना, इसलिए आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन पर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी हटा दी है, लेकिन उसे दोबारा नाफिज किया जाना चाहिए। जो एडवाइजर बन के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने विचार को रख के उन्होंने सबको संविधान में ये जगह बना के दी। और भी वल्लभ भाई पटेल जी आगे कहते हैं, संघ के अग्रणियों के भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे हैं। संघ वालों के विश्वमन के कारण ही गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटी। सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को भी उन्होंने ये पत्र लिखा। एक तो पत्र लिखा मुखर्जी को, दूसरा पत्र लिखा उन्होंने गोलवलकर गुरुजी को, और एक ब्लैक एंड वाइट राइटिंग में। लेकिन फिर भी तुम कहते हो ये सब देश के लिए बुरा करने वाले आप लोग, और कांग्रेस को आप हमेशा इस बात का याद दिलाते हो कि आपने क्या किया। देखो, कांग्रेस हमेशा देश की भलाई के लिए सोचती, और आज और वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में कहा है कि हमने कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने वाली सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का अज़्म किया। मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश की याद में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, सरदार पटेल का मानना था कि हमें तारीख़ लिखने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें तारीख़ बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। ये जज्बा उनकी ज़िंदगी की कहानी में झलकता है। सरदार साहब ने जो पॉलिसियाँ और फैसलों की तश्कील की वो नई तारीख़ रक़म की। उन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा शाही रियासतों को इकट्ठा करने के बज़ाहिर नामुमकिन काम को मुमकिन किया। एक हिंदुस्तान, बेहतरीन हिंदुस्तान का नज़रिया उनके लिए अहम था। नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था, और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले
माओवादी आतंक की चपेट में थे। आज ये संख्या केवल 11 बची है। बिहार असेंबली इंतखाब 2025 के पेश नज़र हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने आज जुमे को अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस मंशूर में आवाम से कई वादे किए गए। बीजेपी, जेडीयू और दीगर इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर यह अहद किया कि अगर रियासत में दोबारा उनकी हुकूमत बनती है तो बिहार को रोजगार, तालीम और सेहत के शोबों में नई सिमत दी जाएगी। मंशूर में अहम तरीन ऐलान 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियों और रोजगार के मौक़े फराहम करने का वादा किया गया। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए के मुश्तरका मंशूर के इजरा के फ़ौरन बाद अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं ने एनडीए पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वादे कागजी हैं और हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और बिहार इंतखाबात के मुबस्सिर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और दीगर रहनुमा सिर्फ 26 सेकंड के लिए आए। मीडिया के लोगों ने बताया कि इतनी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास रखते हैं, जो कॉपी को रखते हैं कि भाई ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है उनको। यही सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूँगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना हो, तो बोले कम से कम पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यहाँ बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गुजरात में क्यों हो रहे हैं, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी में क्यों हो रहे हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी एनडीए के मंशूर पर तंज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पुराना मंशूर याद रखना चाहिए। जब उन्होंने गोवा में पहला मंशूर जारी किया था तो कहा था कि वो नए शहर और स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, लेकिन आज उनकी हालत क्या है। अखिलेश यादव ने मजीद कहा, बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने से पहले उन्हें बताना चाहें कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जिनका वादा पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई, और ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं। किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है। आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है। ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है। और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय, आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है, टैरिफ लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे को साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके 41वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम को सुबह के वक्त
शक्ति स्थल समाधि पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फूल चढ़ाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कांग्रेस सदर ने इंदिरा गांधी के अल्फाज का हवाला देते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जब तक मेरी सांसें हैं मेरी खिदमत ख़त्म नहीं होंगी और जब मैं मरूंगी मैं ये कह सकती हूँ मेरे खून का हर कतरा हिंदुस्तान को जिंदा करेगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तूफान मोंथा से तेलंगाना में 4,48,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 6 माह की मेहनत पल भर में पानी पानी हो गई। रियासत के किसान बेहाल। तूफान मोंथा से मुतासर इलाकों का रेवंत रेड्डी ने किया फिजाई सर्वे। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कहा मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है हुकूमत। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में शामिल। राजभवन में मुख्तसर सी तकरीर में आज लिया हलफ। रियासत में फर्जी इनकाउंटर्स के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। आलेर की तरह रियाद के मामले को क्यों नहीं उठाया गया। समाजी कारकुन सारा मैथ्यूज का सवाल। CBI तहकीकात का किया मुतालबा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी। 25 फरवरी से 18 मार्च तक होंगे इम्तिहानात। टोली चौकी ऑटो ड्राइवर के कत्ल के मामले में एक गिरफ्तार। पुलिस ने नशे में बाहमी तकरार के बाद हमले को बताया कत्ल का अहम सबब। हुकूमत तारीख बदलकर सच नहीं छुपा सकती। RSS पर दोबारा पाबंदी लगनी चाहिए। निसाब में तब्दीली पर खड़गे की शदीद तनकीद। हम कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने वाली सरगर्मियों को फरोग देंगे। गुजरात में सरदार पटेल की 150वीं में पैदाइश की तकरीब से मोदी का खिताब। और NDA के मंशूर पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कागजी वादे और जमहूरियत से फरार की कोशिश दिया करार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।